यूपीएससी 2023 का एग्जाम आप लोग ने दिया है। यूपीएससी ने अब तक का सबसे टेक्निकली टेढ़ा तरीका मुझे लगता है कि में फ्रेम करके क्वेश्चन को दिया आप लोगों को। और कई सारे तो क्वेश्चन ये थे कि बच्चा पढ़े या कि छोड़े। हालात तो ये थी कि भाई पढ़े किसको छोड़े किसको। कई सारे बच्चों ने मुझे लगता है मुझे तो इतने व्हाट्सएप किए कि सर हम तो सारा क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाए। अब आप लोग क्या किए हो वो तो आपको पता होगा, पर यूपीएससी ने इस बार बच्चों को बिल्कुल भूल करके इस तरह के पेपर को बनाया था। तो इन क्वेश्चनों को लेकर के हमें एक नए तरीके से प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। हमें एक नए तरीके से अपने आप को फ्रेम करने की आवश्यकता है। लेकिन जरूरी क्या है उसके पहले कि हम पहले इन क्वेश्चनों को हम पढ़े नहीं बल्कि दिमाग में फीड करा लें। सो डे बाय डे यूपीएससी इंक्रीजिंग देयर लेवल and students declining their level. So this is the one of the greatest contradiction, and that's why UPSC asked this year one of the toughest mode of questions asking. And how many students can read even the all questions? Not I'm talking about solving the questions. How many solve? How many even they read? Hardly they read. And hundreds of students they WhatsApp me about, sir, in that given time frame I was failed to read the question. Rethink upon your preparation. अगला क्या स्टेप होगा उस पर सोचने की जरूरत है। So let's begin. This is the first question. Consider the following statement. This is the question from the set A of the UPSC. Whatever set here it doesn't matter. Consider the following statement. Jhelum River passes through Wular Lake. Krishna River directly feeds Kuleru Lake, and meandering of Gandak River formed Kavar Lake. And how many of the statements given above are correct? Only one, only two, all three, and none. Now, question का level तो आप लोग देख ही रहे हो, and the way they ask the question, so that makes this question ever difficult for experience. And this is the reason why many students fails to read 100 questions in the given time frame. And this is the one of the reason UPSC this year was out the students. So it's your accountability to take the next move in a calculated manner. So आप लोगों ने आंसर तो किया ही होगा, तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर है वो है आंसर 1 and 3 is correct but 2 is not correct. So this mode of question designed by UPSC makes this year ever toughest question year for the aspirants, and that's why again I repeat, this year the cutoff will be reduced from below 90%. मतलब क्या हुआ कि जो झेलम नदी है वो वुलर झील से होकर गुजरती है। सवाल ये समझना, कृष्णा जो नदी है वो कोलेरू झील का भरण करती है। एंड थर्ड क्या है, मेंड्रिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कांवर लेक, मतलब गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील बनता है या बना है। तो इस तीनों में से पहला क्या है, इसमें सही क्या है? तो वुलर लेक क्या है, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है जो जम्मू और कश्मीर में है। और झेलम जो नदी है ये वुलर झील से होकर के गुजरती है। सो झेलम रिवर पासेस थ्रू द वुलर लेक, रिमेंबर इतना आप लोग याद रखना है। दूसरा यहाँ पे जो कृष्णा रिवर है डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक, ये स्टेटमेंट गलत है। और थर्ड है मेंड्रिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कांवर लेक, दिस इज आल्सो ट्रू, बिकॉज कांवर लेक को ही कांवर ताल भी कहते हैं, कांवर झील भी कहते हैं, जो बेगूसराय से नॉर्थ में है लगभग 22 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। और जो बूढ़ी गंडक है तो बूढ़ी गंडक से ये बना हुआ बेसिकली ये लेक है। तो हम लोग चलते हैं इसके explanation. So read here, out of the three statement, the very first
झेलम रिवर पासेस थ्रू द वुलर लेक, दैट आर द करेक्ट। सेकेंड क्या है यहाँ पे है, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक, दैट आर इनकरेक्ट। एंड थर्ड क्या है, मैंड्रिन फॉर्म्ड कांवर लेक, दैट आर द करेक्ट। तो ये दोनों सही है और स्टेटमेंट गलत है। सवाल है सही क्यों है गलत क्या है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। सो नाउ यू कैन रीड इट। ठीक है, कुछ बातें आप लोगों को और जानना चाहिए, वो क्या है, अगर यूपीएससी का पहले का आपने प्रैक्टिस किया होगा तो डेफिनेटली आपको याद आ रहा होगा वुलर लेक पर। वुलर लेक तो यूपीएससी ने एक बार सवाल पूछा था कि इंडिया का जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वो कौन सा लेक है और कहाँ पे है वो। तो वो लेक क्या है, यही है वुलर लेक, जो कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में है ये। और ये ठीक है, अब यहाँ पे है कि जो झेलम नदी है इसी लेक से पास करता है, मतलब ये जो ठीक है इसी झील से होकर के ये झेलम नदी का तो पास करता है। तो इतना याद रखो, एंड दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज द झेलम रिवर सर्व्स एज ए नेचुरल रिजर्वायर, सॉरी वुलर लेक सर्व्स एज ए नेचुरल रिजर्वायर फॉर द झेलम रिवर। सेकंड देखते हैं हम लोग कृष्णा नदी के विषय में। कृष्णा नदी जो है वो डायरेक्टली कोलेरू लेक को फीड नहीं करता है, मतलब उसको पोषित नहीं करता है, बिकॉज कोलेरू लेक इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश एंड रिसीव वाटर फ्रॉम वेरियस सोर्सेस इंक्लूडिंग द गोदावरी रिवर एंड अदर स्मॉलर स्ट्रीम। बात समझ में आ रहा है, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड कोलेरू लेक को नहीं करता है, and the Krishna river flow to the east of Koleru lake but does not directly contribute to its water. Remember, it does not directly contribute to its water. That's why this is the wrong statement, and the Mandarin formed Kanwar lake, that is correct, because कांवर लेक जो क्या है, ये कांवर ताल है या इसी को हम लोग कांवर झील के नाम से भी जानते हैं। ये बेगूसराय टाउन से मैंने कहा था नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है ये, और ये फ्रेश वाटर लेक है। इसके विषय में एक बात और जानो, इट इज रेसिडुअल ऑक्सबोर्ड लेक है ये। बस ऑक्सबोर्ड लेक क्या है, दोज दैट आर फॉर्म ड्यू टू मेंडरिंग ऑफ बूढ़ी गंडक रिवर। मेंडरिंग ऑफ बूढ़ी गंडक रिवर, मेंडरिंग क्या होता है, मेंडरिंग रेफर्स टू the winding or curving path of a river which is not directly related to the formation of Kanwar lake. तो पास्ट में यही हुआ है कि बूढ़ी गंडक ठीक है कि मेंडरिंग से एक्चुअल में ये बना हुआ है। तो इस रेफरेंस में ये आंसर भी सही है, बिल्कुल आप लोग इसको एश्योर कर सकते हो। Take the next question. Consider the following pairs. Kamarajar Port, first major port in India, registered as a company. Mundra Port, largest privately owned port in India. Visakhapatnam, largest container port in India. How many of the above pair are correctly matched? Only one pair. So take this next question. Consider the following ports. In one side port are given, in other side these ports are well known for what? The number one, Kamarajar Port, the first major port in India, registered as a company. Mundra Port, largest privately owned port in India. Visakhapatnam, largest container port in India. And how many of the above pair are correctly matched? यहाँ पे ये देखना हम लोग इसमें से कौन सा जोड़ा सही है। ठीक है, एक तरफ क्या है, जो कोट जो है जो पोर्ट मतलब पतन होता है, तो पतन का नाम दिया हुआ है, और ये किस लिए ये क्या विख्यात है, ये तो भारत ठीक है। कामराजर पोर्ट जो पहला कहता क्या, ये भारत में कंपनी के रूप में पंजीकृत सबसे पहला प्रमुख पतन है। मुंद्रा पोर्ट भारत में निजी स्वामित्व वाला सबसे बड़ा पतन है। विशाखापट्टनम भारत में सबसे बड़ा आधान पतन मतलब कंटेनर पोर्ट है ये। तीन बात आप क्वेश्चन समझ गए।
अब है हाउ मेनी ऑफ द एबव पेयर आर करेक्टली मैच, इसमें से कौन कौन से जोड़े सही हैं, केवल एक जोड़ा, दो जोड़ा या तीन जोड़ा या कोई भी नहीं। तो इसमें क्या है, इसका हम लोग देखते हैं एक्सप्लेनेशन। कामराजर पोर्ट, यहां पे आप लोग पढ़ सकते हो, जो कामराजर पोर्ट है यहां पे आप लोग पढ़ सकते हो कि जो कामराजर पोर्ट है ये फर्स्ट मेजर पोर्ट इंडिया रजिस्टर्ड एज ए कंपनी। ये स्टेटमेंट क्या है, ये सही स्टेटमेंट है, करेक्ट है ये। दूसरा है क्योंकि अल्सो नोन एज इनोर पोर्ट एंड इट इज लोकेटेड इन चेन्नई, कहां पे है ये, तो चेन्नई में लोकेटेड है ये। एंड इट वाज द फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया टू बी रजिस्टर्ड एज ए कंपनी अंडर द कंपनी एक्ट 1956। द पोर्ट बिकेम ऑपरेशनल इन 2001। दूसरा है मुंद्रा पोर्ट। मुंद्रा पोर्ट क्या है, लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन पोर्ट इन इंडिया है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट सही है ये। और ये है कहां पे, तो गुजरात में है ये। और ये इट इज ऑपरेटेड बाय होम, अडानी का पोर्ट ये है। ये क्या है, अडानी का पोर्ट है। और थर्ड है यहाँ पे विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम में देखो यहाँ पे लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया है, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया है, जो इनकरेक्ट है ये। और यहाँ पे विशाखापट्टनम पोर्ट आल्सो नोन एज Vizag port is one of the major port in India and handle various type of cargo. However, it is not the largest container port in India. The title of the largest container port in India is held by Jawaharlal Nehru Port Trust located in Navi Mumbai. तो याद रखना आपको यहाँ पे है कि जो विशाखापट्टनम जो पोर्ट है ये भारत में सबसे बड़ा आधान पोर्ट, कंटेनर पोर्ट नहीं है। वो पोर्ट कौन है, वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। और ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में पूछा हुआ। कमाल का बात ये है कि दोनों क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन में आप एक बात गौर करना कि इसका टच क्या है, पीछे से है, पास से है। तो यूपीएससी का जो प्रीवियस ईयर जो प्रैक्टिस करना कहीं पे है तो परफेक्ट जगह क्या होगा, वो पिछले साल के पेपर को प्रैक्टिस करो। और क्वेश्चन के आसपास आप सोचते भी अगर हो कि क्या और पूछ सकता है, तो प्रोबेबली यू विल गेट द क्वेश्चन फॉर 2024। 2024 के लिए आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। और अगर नहीं मिलता है तो आप हमारे साथ प्रैक्टिस करो। लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस जीएस विद मुकेश सर एंड डेफिनेटली आई विल एश्योर यू विल गेट ऑलमोस्ट 100%, नॉट मैं नहीं कहूंगा, बट एटलीस्ट यू विल गेट 70% क्वेश्चंस फ्रॉम वट एवर वी प्रैक्टिस टूगेदर। तो मैं अभी भी अगेन एंड अगेन आई रिपीट इट, every questions except the question of the current UPSC framed it on the behalf of the previous year paper, and that's why question has touched with the previous year papers. In the first question, what you see observed about the Wooler Lake, I have already told you. Wooler Lake once again Wooler Lake second time asked in the UPSC, and similarly about this port Visakhapatnam, this is the second time they asked the UPSC. And even the Jawaharlal Nehru port that was located in Navi Mumbai, that is India's largest container port, this question is already asked in the UPSC 2023 में। इसलिए मैं कहूँ कुछ से क्वेश्चन रिपीट एज सेम नहीं है, क्वेश्चन का लेवल है, लेवल इसको कभी ये सिंगल लाइनर क्वेश्चन हुआ करता था, आज पूरा एक्सप्लेनेशन देखो कितना बड़ा है। तो मुझे लगता है कि जब मुझे यहाँ पे लग जाता है 3 से 4 मिनट सोल्व करने में, और जबकि तो आप जब एग्जाम हॉल में हो गए तो डेफिनेटली कितना आपको दिक्कत हुआ हो सोल्व करने में। इसलिए मैं कहता हूँ कि दिस ईयर यूपीएससी ट्राई टू वॉश आउट दोज स्टूडेंट्स हु जस्ट प्रिपेयर देमसेल्व्स सुपरफिशियली। यूपीएससी है, ये यूपीएससी ने इस क्वेश्चन से बताने का प्रयास किया है। तो आप लोग सीरियस हो जाएं एंड कहाँ कैसे तैयारी करनी है आपको दिखना पड़ेगा। हाँ, कंसीडर द फॉलोइंग ट्री। कंसीडर द फॉलोइंग ट्री: जैकफ्रूट, महुआ एंड टीक। आउट ऑफ द 3, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर deciduous tree?
तो डेसिडुअस ट्री कहते किसे हैं, मतलब पर्णपाती वृक्ष कहते किसे हैं? वह पेड़, वह ट्री, दोज ट्री दैट शेड देयर लीव्स एनुअली दैट आर कॉल्ड डेसिडुअस ट्री. सो आउट ऑफ द थ्री, टीक इज द ओनली ट्री दैट शेडेड देयर लीफ एनुअली, जो अपने पत्ते हर साल छोड़ देता है और नया पत्ता फिर डेवलप कर लेता है. जैक फ्रूट एंड महुआ, कटहल और जो महुआ है, दीज आर दोज प्लांट दैट आर एवरग्रीन, tree because it contains their leaves throughout the year. Jackfruit and mahua are evergreen tree. Evergreen tree are those trees that contain their leaves throughout the years. So that's why, how many of the above are correct? Only one, only two, all three, none. So three statement is not correct. So we can say only two statements are correct, and the right statement here is the jackfruit and mahua. They are not deciduous tree, they are evergreen tree. ये दोनों क्या हैं? एवरग्रीन ट्री हैं, जिसपे पूरे वर्ष क्या होते हैं? पत्ते होते हैं. So let's read this explanation. Among the tree mentioned, teak, Tectona grandis, is deciduous tree. Deciduous trees are characterized by shedding their leaves annually in response to change in season. Remember it, in response to change in season. And jackfruit and mahua, on the other hand, are not deciduous tree. Are not deciduous tree. Remember it. They are classified as evergreen tree. Evergreen tree. They are classified as evergreen tree, which means they retain their leaves throughout the year. तो सोल्व करने के बाद तो क्वेश्चन आसान लगते हैं, बट एग्जाम हॉल में इतना आसान नहीं लगता रहता है. कंपैरेटिवली पिछले लास्ट के दोनों क्वेश्चन से आसान था. टेक अनदर क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. India has more arable area than China. The proportion of irrigated area is more in India as compared to China. The average proportion per hectare in Indian agriculture is higher than in China. So how many of the above statement are correct? क्वेश्चन तो पढ़ लिया आप लोग, समझ गए होंगे आप लोग क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है. यहाँ पे क्वेश्चन है कि चाइना के तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य भूमि है. अधिक कृषि योग्य भूमि है. चीन, दूसरा है चीन के तुलना में भारत में सिंचाई जो क्षेत्र है, so this is the fourth question. Read the question. India has more arable area than China. The proportion of irrigated area is more in India as compared to China. The average productivity per hectare in Indian agriculture is higher than that in China. How many of the above statement are correct? इसमें से कौन कौन सा सही है? Only one, only two, all three, none. अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अगर क्वेश्चन समझ गए आप लोग कि चीन के तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है, जो पहला स्टेटमेंट यही कहता है. चीन के तुलना में भारत के पास या भारत में जो सिंचित जो क्षेत्र है उसका अनुपात अधिक है. और थर्ड कहता है ये चीन के तुलना में भारत कृषि उत्पादन में, मतलब चीन के तुलना में, थर्ड क्या कहता है, चीन के तुलना में भारत की कृषि में प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता अधिक है. अगर इसका देखें कभी इंडिया हैज मोर अरेबल एरिया देन चाइना, मतलब कृषि यहाँ पे हम ज्यादा करते हैं, हमारे पास जो कुल जो क्षेत्र है चीन से ज्यादा हम यूज करते हैं, तो ये तो चलो सही लग रहा है, सही है ये. The proportion of irrigated area is more in India as compared to China. ये भी सही है.
इरिगेटेड एरिया, ठीक है, चूंकि हम जब कृषि ज्यादा एरिया में करते हैं तो तय बात है कि इरिगेटेड एरिया भी क्या होगा, ज्यादा में होगा। एंड एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इंडियन एग्रीकल्चर इज हायर दैट इन चाइना, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम टेक्नोलॉजी हमारे पास अभी भी चाइना के इतना हम यूज नहीं करते हैं, एंड दैट्स वाई ये यहाँ पे अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आप इस आंसर कर सकते थे, पर होगा, हो सकता है आपके दिमाग में ये हो कि चाइना तो इंडिया के कंपेयर में 3 गुना बड़ा है वो इन टर्म्स ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया। पॉपुलेशन में चलो हम नंबर 1 पे हो गए, लेकिन ज्योग्राफिकल एरिया में चाइना हमसे अभी भी 3 गुना बड़ा है। तो इरिगेटेड एरिया या जो अरेबल एरिया है वो हमारे पास ज्यादा कैसे है? तो ये एक आप लोगों को अगर ज्योग्राफी में आप पढ़े होंगे। सो लेट्स सी एक्सप्लेनेशन। इंडिया हैज मोर अरेबल एरिया देन चाइना एंड दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे सही है। इंडिया हैड ए लार्ज अरेबल land area than China. India arable land area was estimated to be around 159.7 million hectares, while China had an estimated arable land area of 153 million hectares. And therefore statement 1 is correct. Second, read the proportion of irrigated area is more in India as compared to China. So this statement is correct. This is the correct. India has a higher proportion of irrigated area compared to China. About 45 to 50% of Indian agriculture land was irrigated, while in China the proportion of irrigated land was approximately 33 to 35% और hardly 40%. तो वो 33 से 35% पे है, जबकि हम यहाँ 45 से 50% पे हैं, उससे भी ज्यादा होगा। अब now that's why this statement is also correct. The average productivity per hectare in Indian agriculture is higher than that in China. This statement is not correct. While it is not correct, India has made significant progress in increasing agricultural productivity. Various factors including crop types, farming practices, infrastructure development, regional variations, even we are now using the AI also. So it can affect our productivity, but not it exceeded our productivity in compared to China. So still China had generally achieved higher agricultural productivity level compared to Indian in certain crop categories, and therefore statement 3 is not correct. So remember these 3 statement, remember the answer. तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 1 और 2 क्या है सही है, और 3rd क्या यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, आउट ऑफ द 3 the only 2 is correct, and that's why the right answer here is this one. So take next. That's why the right answer here is the B. Take another question. Which one of the following is best example of repeated falls in sea level giving rise to present extensive marshland? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र स्तर में पुनरावृत्ति गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है जिससे वर्तमान समय की सुविस्तृत कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है? क्वेश्चन क्या बता रहा है, ये अपने आप में आंसर ही बता रहा है। ठीक है, सो रिमेंबर इट, रन ऑफ कच्छ, because run of Kutch is a vast salt marsh located in the Thar desert of the Gujarat. ये कहाँ पे है, गुजरात के थार मरुस्थल में है, और यहाँ जो इकोसिस्टम है वो काफी डाइवर्स है, पारिस्थितिक जो तंत्र यहाँ का है वो काफी डाइवर्स है। डाइवर्स क्या है,
क्योंकि यहाँ पे सी लेवल का जो फ्लक्चुएशन होता है उस पे इसका इकोसिस्टम डिपेंड करता है। जब सी लेवल डाउन जाता है तो ये पूरा जो मार्सी जो लैंड होता है ये ड्राई हो जाता है यहाँ पे, एंड द साल्ट का होता है कम आउट, तो पूरा जो सरफेस का दिखेगा ये साल्टी डिजर्ट की तरह दिखेगा। जब मानसून आता है ये अगेन इट गेट फिल्ड विथ वाटर and forms a wetland. So in summer, the water dry create a bed of white salty land, while in winter it get again filled up with water. So the right answer of this question is the Run of Kutch. Run of Kutch is a large salt marsh located in the Thar Desert region of Gujarat and part of Sindh in Pakistan. It is seasonally a marshy region characterized by repeated retreat and advance of the sea during ancient geological time. The sea experiences a significant fluctuation in sea level due to tectonic movement and climatic change, leading to the formation of vast marshy area in the present day. So for the answer point of view, the Run of Kutch is the right answer. Next, Imnenite and rutile, abundantly available in certain coastal tracts of India, are rich source of which one of the following? Aluminium, copper, iron and titanium. So ilmenite and rutile abundantly available in certain coastal tract of India and the rich source of titanium. So right answer here is the titanium. And for your information, both ilmenite and rutile are titanium bearing mineral commonly found in beach sands, particularly in coastal area. Titanium is a highly valuable metal known for its strength, low density and corrosion resistance. It is widely used in various industries including aerospace, automotives, medicals and construction, and therefore ilmenite and rutile deposits are important source of obtaining titanium metal and its derivative. So the right answer for this question is the D. So remember all these things. Read the next question. About 3/4 of the world cobalt, a metal required for manufacturing of batteries for electric motor vehicles, is produced by about 3/4 of the world cobalt. कोबाल्ट का एक मेटल है जो बैटरी बनाने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर का चाहिए होता है, एंड दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय अर्जेंटीना, बोस्टवाना, the Democratic Republic of the Congo and Kazakhstan. So which one is the right answer? For information, about 3/4 of the world cobalt, a metal required for manufacturing of battery for electric motor vehicles, is produced by the Democratic Republic of Congo, DRC. Remember it. Democratic Republic of Congo. The DRC is the largest producer of cobalt globally and hold significant reserve of these minerals, and cobalt is a crucial component in the production of lithium ion battery, which are widely used in electric vehicles and portable electronic due to their high energy density. Other countries such as Russia, Australia and Philippines also produces cobalt, but the DRC, means Democratic Republic of Congo,
is the primary source accounting for the majority of global cobalt production, and that's why. Take next question. Question number 8. Which one of the following is a part of the Congo Basin? Cameroon, Nigeria, South Sudan, and Uganda. So remember, Cameroon is the right answer among the option provided. Whatever options here given, so in this answer, Cameroon is the right answer, because Cameroon is a part of the Congo Basin, and the Congo Basin is a vast tropical rainforest region located in Central Africa. It covers a significant portion of the Democratic Republic of the Congo and extended into several surrounding countries. So, for your information, Cameroon is one of these countries and has a portion of its territories within the Congo Basin. And the Congo Basin is known for its highest biodiversity, including a wide variety of plant and animal species, and is considered one of the world's most important ecological significant region. Take next question. Consider the following statement. Amarkantak Hills are at the confluence of Vindhya and Sahyadri range. Biligran Hills constitute the easternmost part of Satpura range, and Sissachalam Hills constitute the southernmost part of the Western Ghat. How many of the statements given above are correct? Only one, only two, all three, and the none. See, the right answer for this question is basically D. None of the statement here given are correct. Amarkantak Hill are not at the confluence of Vindhya and Sahyadri range. Remember it. Amarkantak Hills are not at the confluence of Vindhya and Sahyadri range. Amarkantak Hills are a part of the Maikal range, which is an extension of the Satpura range, and they are known as the origin of rivers like Narmada, Son, Johila, etc. Similarly, Biligran Hills are not part of Satpura range. They are located in Chamarajnagar district of Karnataka and are part of Western Ghat. And the Sissachalam Hills are not the southernmost part of the Western Ghat. They are located in the Eastern Ghat, specifically in the Chittor district of Andhra Pradesh, India, and the southernmost part of the Western Ghat is the August Malay Biosphere Reserve that are located in Kerala, Tamil Nadu. So, take the next question. With reference to India's project on connectivity, consider the following statement. East-West corridor under Golden Quadrilateral project connect Dibrugarh and Surat. Trilateral highway connect Moreh in Manipur and Chiang Mai in Thailand via Myanmar. And Bangladesh, China, India, Myanmar economic corridor connects Varanasi in Uttar Pradesh with Kunming in China. How many of the above statements are correct? तीन यहाँ पे these three are the different project. So the right answer here is none of the answer is right. Again, none of the answer here is the right. So right answer here is the D. Why D? East-West corridor under Golden Quadrilateral project connects Silchar in Assam. Silchar in Assam with the Porbandar in Gujarat. Therefore, statement 1 is correct here, incorrect here, because here the things are given different. Similarly, the trilateral highway connects Moreh in Manipur and Chiang Mai in Thailand via Myanmar. No, trilateral highway connects Moreh in Manipur. This is the right, but not Chiang Mai in Thailand. It's a
Mae Sot in Thailand. Mae Sot in Thailand. It connects Mae Sot in Thailand via Myanmar. Chiang Mai is almost 355 km distant from the Mae Sot, and that's why the choice second is also incorrect. And Bangladesh, China, India, Myanmar economic corridor, it connects Varanasi in Uttar Pradesh, is the wrong. Basically, it not connect Varanasi in Uttar Pradesh, rather it connect Kolkata in India with Kunming in China. With Kunming in China, and that's why the statement third is also incorrect. So the correct answer here is the only D. So you can take it. Next question, just read here. Consider the following statement.